अस्सलामुअलैकुम। टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 और जिसमें एक पर्टिनेंट हम बात करें तो जो डिजिटाइजेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो इस पूरे वीक हमारी कोशिश रही कि जरा फैसलाबाद का जो रीजन है वहां पे डिस्कस करें, क्योंकि एक हब है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर का, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फैसलाबाद का। तो वहां की मुख्तलिफ एसोसिएशन से इस पूरे वीक हमारी बात हुई और आज अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर रिजवान अशरफ साहब, फॉर्मर सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन और फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान अशरफ साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन जो है इसके कितने कॉर्पोरेट मेंबर्स आपके साथ मौजूद हैं? ये टोटल नंबर्स क्या है आपके मेंबर्स की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हमारी एसोसिएशन है ये पाकिस्तान वाइड है। हमारे 450 से जायद जो हैं वो मेंबर्स हैं और हमारे 3 ऑफिसेज हैं, एक कराची, फैसलाबाद और लाहौर गुजरांवाला। हेड ऑफिस इसका फैसलाबाद में मौजूद है जी। ठीक, अब कितने फीसद लोग अवेयर हैं ये जो थर्ड लॉ अमेंडमेंट आई है और इसमें जो डिजिटल पेमेंट के हवाले से बात की जा रही है, स्पेशली जो क्रेडिट का जो बिजनेस है या जो पोस्ट डेटेड चेक्स हैं इनको खत्म किया जाएगा इस मैकेनिज्म से, ये जो कोई भी चीज ये चीज है, कितने लोग इससे वाकिफ हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तो बिल्कुल ही अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 0% कहना तो गैर मुनासिब नहीं होगा। एक्चुअली ये लॉ नहीं है, दिस इज अ कल्चरल चेंज। ये कल्चर में तब्दीली की जा रही है और ये ओवरनाइट कभी भी इस तरह पॉसिबल नहीं है। देखें, हमारी टोटल सप्लाई चेन वो क्रेडिट पे है और गारंटी के तौर पे हम लोग चेक्स देते हैं। अगर ये एकदम से गवर्नमेंट चाहेगी, और मोर ओवर ये कि आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे इवन आर नॉट रेडी फॉर उसे कोप अप करने के लिए, तो हमारी तो सारी सप्लाई चेन का मसला आ जाएगा और पूरी की पूरी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी जब हम एक डिजिटल मोड में जाने की कोशिश करेंगे और स्पॉट पेमेंट्स होंगी। तो मैं नहीं समझता कि ये इतनी आसानी से एप्लीकेबल होगा ये लॉ। स्पॉट पेमेंट सर, स्पॉट पेमेंट या अपफ्रंट पेमेंट जो है ज़ाहिर है एक लिक्विडिटी क्रंच पैदा हो जाएगा, नंबर 1, विच इज अनएक्सेप्टेबल जो पाकिस्तान में बिजनेस नॉर्म्स हैं। दूसरी चीज ये कि जो अल्टीमेट गोल है वो है इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन। हम भी डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, बहुत इसको एडवोकेसी करते हैं इसकी कि जनाब पाकिस्तान में मईशत की दस्तावेजी होनी चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटाइजेशन ये कदरे मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन वाली चीज है जो अब ये करने जा रहे हैं, ये जो कम से कम बताया गया है। देखिए, गवर्नमेंट का असल मोटिव और मकसद जो है वो टैक्स बेस को ब्रॉड करना होता है और बहुत सारे ऐसे पहले भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले चुकी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कि विद होल्डिंग टैक्स था जो हम लोगों पे लगाया गया और उस वक्त भी ये कहा गया कि इससे टैक्स बेस ब्रॉड होगी, लोग डॉक्यूमेंटेड होंगे और टैक्स नेट बढ़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो आप कानून लेके आई सरकार और वो जो विद होल्डिंग टैक्स जो हम पे आज तक इम्पोज्ड है, हम विद होल्डिंग एजेंट्स बने हुए हैं और हमें तो सैलरी भी नहीं मिलती इस काम की, उसके बावजूद जो है वो आपका टैक्स बेस ब्रॉड ना हो सका, डॉक्यूमेंटेशन ना हो सकी। अब गवर्नमेंट एक और एक्सपेरिमेंट करना जा रही है। अब ये मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि द पीपल दोज हु आर पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, टैक्स नेट में हैं, अब उनको कैसे इस्तेमाल करके तो दूसरे लोगों को टैक्स नेट में लेके आने की कोशिश कर सकते हैं। ये इस तरह तो मैं नहीं समझता कि कोई भी मामला ऐसा आगे बढ़ेगा, बल्कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं वो लोग फिर ऑब्वियसली उनके लिए जब वो देखते हैं कि ऐसे लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं वो कंफर्टेबल भी हैं, वो उनका बिजनेस भी बेहतर चल रहा है, तो फिर वो डिस्करेजिंग यानी आप ये कहते हैं कि अगर ये इस तरीके से लेकर चला गया तो जो डीकॉर्पोरेटाइजेशन है
उसको फरोग मिलेगा, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है वो प्रॉब्लम का शिकार होंगी और अच्छे भले वो लोग रहेंगे जो कॉर्पोरेट में नहीं है, जो कंपनियां नहीं बनाते, जो एओपीज में काम करते हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं, जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो ज्यादा मजे में रहेगा बनिस्बत इसके कि जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, वेल टैक्स कंप्लाइंट है, उसके ऊपर आप जेर बार कर रहे हैं उसको। बिल्कुल आपकी बात एब्सोल्युटली यू आर राइट, बिकॉज देखें आपने टैक्स नेट की बेस को ब्रॉड करने के लिए उन लोगों को जो टैक्स नेट में नहीं है या जो अंडर टैक्स्ड हैं उन सेक्टर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है और वहां पे एफर्ट करनी है। अगर आप चाहेंगे कि एक हमें इस तरह जैसे हम मछली का शिकार करते हैं और उस पे कोई ऐसी चीज लगाते हैं कांटे पे कि मछली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो अगर हमें वो चीज गवर्नमेंट ने समझा हुआ है तो मैं नहीं समझता कि इस तरह काम चलेगा। और ये बहुत बड़ा एक कल्चरल चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। ये जो लॉ है, अगर इस लॉ को अगर इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मैं समझता हूं कि ये एकदम से आपके तमाम बिजनेसेस जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं वो एकदम चोक होने का इम्कान है और उससे आपकी लिक्विडिटी, जैसे आपने कहा कि लिक्विडिटी का बहुत बड़ा क्रंच है क्योंकि आपके पास एक सप्लाई चेन है पूरा और आप नॉर्मली यही करते हैं कि जी आप पोस्ट डेटेड चेक्स एज ए गारंटी देते हैं और आपका सप्लायर आपको वो जो आपकी रॉ मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कर देता है, तो उससे बहुत ज्यादा एकदम से एक फाइनेंशियल क्रंच आएगा। सर या तो ऐसा हो कि आपकी कॉर्पोरेट एंटिटी और आपके वेंडर्स जो हैं वो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, या तो ऐसा हो कि जनाब सारे का सारा पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड सब एक अपने बैंक अकाउंट्स खोल लें, स्टेट बैंक भी, उसके डिपार्टमेंट्स भी, उसके बैंक्स भी, एफबीआर भी, एजी ऑफिस भी, ये सब जो है डिजिटाइज हो जाए, तब तो मामला आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज मौजूदा सूरत हाल में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरी चीज ये कि जो सप्लाई चेन की आप बात करें, सप्लाई चेन हमने इससे पहले डिस्कस की थी वैट मोड के ऊपर, जब आप सेल्स टैक्स लेकर आ रहे थे वैल्यू एडेड टैक्सेशन के ऊपर, तब इसके ऊपर डेलिब्रेशंस हुई, इसके ऊपर बात हुई, पता चला कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में मुमकिन नहीं है, तो ये इससे पहले डेलिब्रेशंस हो चुकी है। इस केस में, इन द केस ऑफ डिजिटाइजेशन, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट, आपने तो किसी किस्म की कोई डेलिब्रेशंस भी नहीं की, कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई चेंबर नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं जिसके ऊपर ये डिस्कस किया हो। एग्जैक्टली देखिए वही बात मैं दोबारा करता हूं कि एक कल्चरल बिहेवियर है। मसलन आज आप कह दें कि जी हमें बहुत सारी जो हमारी सोसाइटी में ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी जो हम सपोज शादी के फंक्शंस हैं, हम कह दें कि जी ये फंक्शन नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो आप किस तरह कंप्लाइंस कराएंगे? क्योंकि एक पूरा बिहेवियर है आपका, एक सप्लाई चेन चल रही है, आपकी पेमेंट्स आ रही हैं, जा रही हैं, और फिर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है इस वक्त कि आप पूरी तरह उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। आपके पास इतने बैंक्स नहीं हैं, बैंक्स के पास वो फैसिलिटीज नहीं है, बड़े बैंकों के पास होंगी, छोटे बैंक्स, इससे बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस भी इफेक्ट होगा बहुत ज्यादा। और फिर ऑब्वियसली आप फिर कैश में ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करेंगे, लोग जो है वो डिजिटलाइज की बजाय ये कहेंगे कि यार मैं अब कैश पेमेंट्स करना शुरू कर दूं, फिर वो टैक्स नेट से चीजें ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाएंगी। जब आप इवन पे करते हैं थ्रू योर चेक्स, तो वो भी एक टैक्स नेट में है, वो आपका पूरे का पूरा एक प्रोसीजर है, एक अकाउंट में जाता है, बाय नेम ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों इतनी हेस्ट में और विदाउट एनी डिलिबरेशन ये और इससे पहले तो हमेशा ये कहा गया कि जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चेक हुआ, पोस्ट डेटेड चेक हुआ, ड्राफ्ट हुआ, ये सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए होते हैं, मईशत की और इसको इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए होते हैं। इससे पहले तो हमेशा इसके ऊपर फोकस किया गया। दूसरी चीज जो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में, उसमें दो चीजें, एक तो आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं, फिर दूसरा एथिकल ग्राउंड के ऊपर भी देखें। पाकिस्तान में कस्टमर टू कस्टमर, कंपनी टू कंपनी, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट ये बड़ी वेरिएशन होती है। मिसाल के तौर पे मुझे आपको कोई पेमेंट करनी है, मैंने आपको एक पोस्ट डेटेड चेक दिया हुआ है, मेरा चेक आप आज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो आप शायद एक दफा मुझसे पूछेंगे, अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है तो मैं आपके मिन्नते तरले करके और कह दूंगा कि जनाब इसको एक हफ्ते बाद प्रोड्यूस कर दीजिएगा या एक हफ्ते बाद को टाइम ले लूंगा। टेक्निकली तो ये पॉसिबल नहीं होगा जब आप डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट करने जाएंगे, क्योंकि वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ना। तो हमारे यहाँ तो ये चीज भी एक बड़ी वो है, एथिक्स है, हम बिजनेस को इन नॉर्म्स में लेकर चलते हैं।
ایگزیکٹلی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا ہے کہ جب ہم چیکس دیتے ہیں ایون مہینہ 2 مہینے پیمنٹس لیٹ ہو جاتی ہیں اور ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں یار آج کل سیزن آؤٹ ہے, کرائسس میں چل رہا ہے. جیسے ابھی کی بات ہے ٹیکسٹائل سیکٹر اگر میں بات کرتا ہوں یا فیصل آباد میں, تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو پرنٹ آپ کے مٹیریلز ہیں یا جو فیبرک ہے اس طرح. تو اب جب پیمنٹس آتی ہیں تو پھر ہم لوگ آبویسلی کہتے ہیں کہ یار ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے, کوئی 15-20 دن کا کوشن مل جاتا ہے. تو وہ بالکل ایبسلیوٹلی یہ ایک پورا سائیکل ہے, اور میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک کلچرل بیہیویئر بھی ہے کہ ہم ایتھیکل بھی ہیں. ہمارے پاس وہ 2+2 والا مطلب وہ والی سوسائٹی نہیں ہے کہ جس طرح ویسٹ میں. اور تھوڑا سا اگر ایڈ آن کروں سر, اف یو الاؤ می, اگر میں ایڈ آن کروں کہ 1 لاکھ مجھے پیمنٹ کرنی ہے آپ کو, 1 لاکھ کا آپ کے پاس میرا پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے, اس وقت 1 لاکھ نہیں ہے, میں پارشلی آپ کو 25,000 یا 50,000 دے دیتا ہوں, بالکل 50,000 دے دیتا ہوں. تو وہ کیا ہوا, میری آپ کے پاس جو ورتھ ہے وہ 1.5 لاکھ کی ہے. 1 لاکھ کا چیک اور 50,000 میں نے دیا. بٹ ان ڈیجیٹل پیمنٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی, تو یہ تو ہم بڑا پرابلم میں آ جائیں گے. نہیں, انفیکٹ پرابلم ہوگا. میں تو کہتا ہوں اسٹینڈ اسٹل ہو جانا ہے. اور سارے کا سارا بزنس جو کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑے پرابلمس ہیں کہ ان کے لیے تو کام کرنا ناممکن ہو جانا ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا, ایک بیک لاگ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ آج لا آ گیا تو آج ہی ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کر دینا ہے. اب ہمارے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس ہیں وہ دسمبر کی پیمنٹس ہیں, جنوری کی پیمنٹس ہیں. سر ایک سیکنڈ میں یہاں پہ تھوڑا سا کلیئر کروں. 15 سپٹمبر کو یہ آرڈیننس آیا. 15 سپٹمبر کے 16 سپٹمبر ویری نیکسٹ ڈے جب ان کو پتا چلا کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, تو 40 ڈیز کے لیے اس کو ایکسٹینشن دی گئی. کارپوریٹ سیکٹر کو 40 دن کے لیے گرے پیریڈ دیا گیا. پھر اس کے بعد 1 نومبر کی رات میں, یعنی پریکٹیکلی یہ امپلیمنٹ ہو گیا تھا. 1 نومبر کی صبح مارننگ میں یہ امپلیمنٹ ہو چکا تھا, اور 1 نومبر کی رات میں جا کے ایف بی آر جو اس کو فردر 1 مہینے کی ایکسٹینشن دیتا ہے. تو ہاں, تو اس سے پہلے تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ 1 دن پہلے آپ ڈیفر کرتے تھے. یہاں پہ تو یہ امپوز ہو بھی چکا تھا. اگر آپ جائیں قانون کے اندر جائیں تو یہ خود پرابلم میں آ سکتے ہیں ایف بی آر کے لوگ. ایگزیکٹلی بالکل آ سکتے ہیں. اور یہ ایسے قوانین لانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو چلتی ہوئی اکانومی ہے اس میں ہنڈرنسز لے کے آنی ہے. اس کا مجھے تو لگتا ہے گورنمنٹ ڈیلیبریٹلی دے وانٹ ٹو سلو ڈاؤن دا جی ڈی پی, وہ اسے سلو کرنا چاہ رہی ہے. اور اس طرح یہ آپ کا پوائنٹ میں کم از کم یوں سمجھ سکتا ہوں کہ جب آپ یا تو اکانومی کو اتنا سلو کر دیں کہ جو اس وقت ہمارے یہاں پرابلم شروع ہو رہے ہیں آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے, ڈالر کے حوالے سے, کے بیلنس آف پیمنٹس کے حوالے سے, تو ایک ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرٹیل ہو جائے. بٹ انفیکٹ ایسا نہیں ہے. یہ بھی میں کہہ دوں کہ انفیکٹ ایسا نہیں ہے. انفیکٹ ایسا نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ ایسا ہی سوچ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یار اس طرح یہ جو ہیٹ ہوئی ہے اسے سلو ڈاؤن کیا جائے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے آ جائے گا. دیکھیں نا آپ, انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ انکریز کر دیا وداؤٹ اینی ریزن. سر یہ تو پھر میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں, تو میں تو اس کو خود حکومت کے خلاف ایک سازش سمجھوں گا پھر. کیونکہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ تو کمٹ ہیں جناب کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جائے, پاکستان میں ایکسپورٹس کو بڑھاوا دیا جائے. یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے پھر ان کی اپنی حکومت کے خلاف. میں تو یہ سمجھوں گا پھر. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پریشر ہے, مے بی جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی انسٹرکشنز آ رہی ہیں کہ آپ نے اکانومی کو سلو ڈاؤن کریں, آپ اپنا بیلنس آف ٹریڈ بہتر کریں, سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کریں. تو وہ جس طرح جو اقدامات ہو رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ جی ڈی پی کا گروتھ جو ہے وہ پلس ہونے کی بجائے وہ نیچے لانا چاہ رہے ہیں. اور اسی حوالے سے اس طرح کے ڈیسیجنز جو ہیں, لیکن اس کی قیمت, اس کی پولیٹیکل قیمت پھر ادا کرنی پڑے گی حکومت کو اور پالیسی سازوں کو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ انجینئر رضوان اشرف صاحب موجود تھے, اور ایک جو کرکس ان کے پوائنٹ سے نکلا, گفتگو سے نکلا, وہ یہ کہ کیا یہ کوئی سازش تو نہیں ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی کو نیچے لے کر آنے کی. ایسا ہے نہیں, یہ ہم بالکل اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ایک پروفیسی جو ہے یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ایک فیئر آف انون ہے. ادروائز ایف بی آر آئے سامنے, منسٹری آف فائنانس آئے سامنے اور بتائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس کے کیا ان کا ایک پلان کیا ہے. ایک بار پھر بہت شکریہ. انجینئر رضوان اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.